जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसएससी ट्रिक यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये बार बार रिपीट होता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बाहुल खान, बी निजाम शाह, सी खिर्च खान और डी मोहम्मद बिन फरीद। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी खिर्च खान। दोस्तों जो खिर्च खान था उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आपको बताते हैं कि सैयद वंश क्या है। दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो चौथा वंश है वह है सैयद वंश। दोस्तों ये 1400 में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों जो सैयद वंश की जिसने स्थापना की थी उनका नाम है खिर्च खान। तो दोस्तों इसका उत्तर है सी खिर्च खान। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि डैश को 24 से 30 अप्रैल 2019 तक देशव्यापी में देखा गया। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए विश्व पर्यटक सप्ताह, बी विश्व टीकाकरण सप्ताह, सी विश्व पर्यावरण सप्ताह और डी विश्व डाक सप्ताह। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी विश्व टीकाकरण सप्ताह। दोस्तों जो विश्व टीकाकरण सप्ताह है उसको 24 से 30 अप्रैल तक 2019 में देशव्यापी में देखा गया। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि विश्व टीकाकरण सप्ताह क्या होता है। दोस्तों जो विश्व टीकाकरण सप्ताह होता है वो लोगों को टीके के बारे में अवेयर कराने के लिए, जो वैक्सीनेशन होती है वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक कराने के लिए। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वो होगा बी विश्व टीकाकरण सप्ताह या विश्व टीकाकरण दिवस। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए सम्मान, न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 39A, बी 43A, सी 32A और डी 48A। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है 39A यानी 39A। दोस्तों ये जो 39A है वो सभी नागरिकों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 39A। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पास लहसा से तवांग को जोड़ता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए बमला पास, बी चेंगकन पास, सी ह्योंगपुंग पास और डी कुमजावंग पास। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए बमला पास। दोस्तों जो बमला पास है वो लहासा से तवांग को जोड़ता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए बमला पास। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि डैश ने देहरादून उत्तराखंड के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सबसे अधिक T20 हासिल करके आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय में इतिहास रचा। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफगानिस्तान और डी भारत। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी अफगानिस्तान। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप में स्थित है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी असम। दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी महाद्वीप है द्वीप है वह असम में स्थित है जिसका नाम है मांजुली। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि डैश एडी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 1452, बी 1645, सी 1215 और डी 1398। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी 1398। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे आठवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि डैश एक विज्ञानी अनुसंधान है जो पौधे, पराग, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है, दोनों में जीवित और जीवाश्म रूप में। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए एथेनोबॉटनी, बी डेंड्रोलॉजी, सी पॉलोबॉटनी और डी पैलियोनोलॉजी। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी पैलियोनोलॉजी।
तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 90वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 90वां प्रश्न ये कह रहा है कि पौष मेला लोक कलाओं, संगीत, भोजन और डैश की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान और डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 10वां प्रश्न ये कह रहा है कि डैश उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए आचार, बी आकृति विज्ञान, सी मैमोलॉजी और डी हेरिटोलॉजी। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी हेरिटोलॉजी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में डैश एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए रोहतांग दर्रा, बी चांगला दर्रा, सी अंगिल पास और डी मिंटका पास। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है रोहतांग दर्रा। दोस्तों ये जो जगह है ना, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर सबसे आकर्षित पर्यटक जगह है। दोस्तों इस जगह पे काफी पर्यटक भी आते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ए रोहतांग दर्रा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से कौन था। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, सी जलालुद्दीन खिलजी और डी नसीरुद्दीन मोहम्मद। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों जो गयासुद्दीन तुगलक था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से था। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 13वें प्रश्न की तरफ। तो 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए चांगला दर्रा, बी बनिहाल दर्रा, सी अंगिल पास और डी लनकला दर्रा। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी बनिहाल दर्रा। दोस्तों ये जो दर्रा है बनिहाल दर्रा, ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी बनिहाल दर्रा। दोस्तों पहला प्रश्न ये कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए रूमापाल, बी लीला सेठ, सी अन्ना चंडी और डी सुजाता मनोहर। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी लीला सेठ। दोस्तों जो लीला सेठ है वह दिल्ली के हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी, यानी न्यायाधीश बनी थी। और दोस्तों ये 5 अगस्त 1991 में पहली हाई कोर्ट की महिला जज बनी थी। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा बी लीला सेठ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया था। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए हंटर कमीशन, बी फ्रेजर कमीशन, सी साइमन कमीशन और डी सर्जेंट कमीशन। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी साइमन कमीशन। अब दोस्तों जानते हैं साइमन कमीशन क्या है। काफी लोगों को पता होगा साइमन कमीशन क्या है, क्योंकि दोस्तों ये 7वीं और 8वीं कक्षा के अंदर भी आया था। तो दोस्तों एक बार फिर से आपको बताता हूँ साइमन कमीशन क्या है। दोस्तों साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था। इसमें 7 लोगों का एक समूह था। और दोस्तों अचंभे की बात तो ये है कि वो 7 के 7 लोग ब्रिटिश अधिकारी थे, उनमें से एक भी भारतीय अधिकारी नहीं था। और दोस्तों इसी के दौरान 1927 में लॉर्ड वायसराय ने महात्मा गांधी को दिल्ली में बुलाया। दिल्ली में बुलाकर दोस्तों उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की। तो दोस्तों गांधी जी ने इस पर भारतीय नेताओं का अपमान माना, क्योंकि दोस्तों इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसमें सारे के सारे जो 7 अधिकारी थे वो ब्रिटिश थे। और दोस्तों ये जो कमीशन था वो लॉर्ड साइमन के अंडर में चला था। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा सी साइमन कमीशन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि विल्सन रोग का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए भाषण निगलने या शारीरिक समन्वय के साथ समस्याएं, बी
द्रव्य का निर्माण पैरों या पेट में होता है? सी रंतोगी, डी अनियंत्रित गतिविधि या मांसपेशियों की कठोरता। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी रंतोगी। दोस्तों जो विल्सन रोग का लक्षण है वो रंतोगी की वजह से नहीं होता है। अब आपको बताते हैं विल्सन रोग के लक्षण क्या है। दोस्तों जो विल्सन रोग का लक्षण है, शरीर में कॉपर जमने की वजह से दोस्तों ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर में जब कॉपर की परत जम जाती है तब ये रोग होता है। और दोस्तों इससे कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है, पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा सी रंतोगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। दोस्तों चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि खजुराहो मंदिर डैश के राज्य में स्थित है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तराखंड। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी मध्य प्रदेश। दोस्तों जो खजुराहो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों ये जो खजुराहो मंदिर है वो हिंदू और जैनों का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा सी मध्य प्रदेश। दोस्तों खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ। तो पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि बैरिट्रिक्स सर्जरी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करती है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए पाचन तंत्र, बी दिल, सी अनुनासिक मार्ग और डी फेफड़े। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए पाचन तंत्र। अब दोस्तों बैरिट्रिक्स सर्जरी क्या होती है? दोस्तों बैरिट्रिक्स सर्जरी दोस्तों मोटापा कम करने के लिए दोस्तों ये सर्जरी की जाती है। और दोस्तों मोटापा कम करने के लिए दोस्तों आपको पता है कि ज़्यादातर फोकस पाचन तंत्र पे होता है। मतलब अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपका पाचन तंत्र सही होना चाहिए। तो दोस्तों इस सर्जरी का वही एम है कि जो पाचन तंत्र है उसको परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे जो मोटापा है वो आसानी से कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सर्जरी है ये सर्जरी बहुत खतरनाक भी होती है। ये वाली सर्जरी कभी कभी सक्सेसफुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए पाचन तंत्र। बैरिट्रिक सर्जरी पाचन तंत्र को परिवर्तित करने के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे छठे प्रश्न की तरफ। दोस्तों छठा प्रश्न ये कह रहा है कि एप्पल में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए मैलिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड और डी सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए मैलिक एसिड। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों नींबू में खटास आती क्यों है? क्योंकि नींबू में एक एसिड पाया जाता है, उस एसिड का नाम है सिट्रिक एसिड। दोस्तों ये जो एसिड होते हैं वो ज़्यादातर फल फ्रूट में होते हैं और दोस्तों ये एसिड एक टेस्ट का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो नींबू में जो एसिड पाया जाता है वो सिट्रिक होता है। एप्पल के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो मैलिक एसिड होता है, जो उस एप्पल को मीठा बनाता है। और जो नींबू के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो एक नींबू को खट्टा बनाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैलिक एसिड। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी आर्टिकल डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि जो इलेक्शन होता है तब वहाँ पे इलेक्शन कमीशन का काम होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो उन्हें निभानी पड़ती है। उन्हें इलेक्शन करवाना भी पड़ता है और इलेक्शन में निगरानी भी रखनी पड़ती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई घोटाला ना हो जाए, इसकी वजह से उन्हें निगरानी भी रखनी पड़ती है। अब दोस्तों ये जो राइट है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, वो संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो दोस्तों जो इस प्रश्न के ऑप्शन है वह है ए 314, बी 341, सी 324 और डी 342। दोस्तों जो आर्टिकल है वह है 324 यानी ऑप्शन सी। दोस्तों आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 324। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे आठवें प्रश्न की तरफ। दोस्तों आठवां प्रश्न ये कह रहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में डैश में पारित किया गया था। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 1949, बी 1965, सी 1951 और डी 1974। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए 1949। दोस्तों जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है
वह 1949 यानी 1949 में लागू किया गया था या पारित किया गया था। अब दोस्तों ये है क्या? दोस्तों यह एक्ट आरबीआई को इस बात की अनुमति देता है कि वह सभी बैंकों के डिफॉल्टरों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे सके। तो दोस्तों ये जो एक्ट है वह इसी पर्पस, इसी मकसद के लिए लागू किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 1949 यानी 1949 में दोस्तों ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम एक्ट लागू किया गया था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 90वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 90वां प्रश्न ये कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए नमक कर को हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सी खाद्य उत्पादन पर कर की निकासी, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना चाहिए। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है सी खाद्य उत्पादन पर कर की निकासी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है सी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 10वां प्रश्न एक कह रहा है कि डैश 16वीं लोकसभा का सबसे पुराना सदस्य है? ए राम जेठमलानी, बी मुरली मनोहर जोशी, सी फारूक अब्दुल्ला और डी लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है डी लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी है वह 16वीं लोकसभा के सबसे पुराने सदस्य है और दोस्तों इन्हें 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी जाना जा चुका है और ये जाने जाते भी है। और दोस्तों इसमें ये 2002 से 2004 तक रहे थे और दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी है। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा डी लाल कृष्ण आडवाणी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 11वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि डैश दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए फतिमा अल फिहरी, बी रजिया बेगम, सी सजरत अल दुर और डी गहर सुल्तान। दोस्तों ये प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी रजिया बेगम। अब दोस्तों आपको बताते हैं रजिया बेगम है कौन। दोस्तों ये रजिया बेगम जो है वह पहली महिला मुस्लिम शासक थी और दोस्तों इन्होंने भारत के पूर्व भाग में शासक भी किया था और दोस्तों इनका जन्म बुडेन में हुआ था और दोस्तों इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म और इनकी मृत्यु, और ये पहली महिला मुस्लिम शासक थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा बी रजिया बेगम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 12वां प्रश्न ये कह रहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड एक वर्ष में एक बार प्रत्येक डैश महीने को पूरा करता है। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए 9 महीने, बी 3.6 महीने, सी 6 महीने और डी 2 महीने। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है बी 3.6 महीने। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे 13वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों 13वां प्रश्न ये कह रहा है कि 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर पर जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बनी? दोस्तों आपके ऑप्शन है ए अदिति अशोक, बी दीक्षा डागर, सी वाणी कपूर और डी गुरसिमर बड़वाल। दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है ए अदिति अशोक। दोस्तों जो अदिति अशोक है वह 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर पर जीतने वाली पहली भारतीय गोलकीपर महिला बनी थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अदिति अशोक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों प्लीज़ आगे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और दोस्तों पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।